Hello friends, I am your IGNOU study partner and welcome back to this MAC08 series। आज हम बात करेंगे कीनिया नॉवलिस्ट नगुगी वा थियोंग की क्लासिकल नोवेल अ ग्रेट ऑफ वीट की। ये जो नोवेल है वो कीनिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पर सेट है, जिसमें कॉलोनियल स्ट्रगल, बेट्रियल, गिल्ट और नेशनल आइडेंटिटी का डीप एक्सप्लोरेशन हमें देखने को मिलेगा। तो इस नोवेल की समरी को डिस्कस करने से पहले हम ऑथर के बारे में थोड़ा उसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। नगुगी वा थियोंग जो थे 1938 में कीनिया में उनका जन्म हुआ था और अपने राइटिंग करियर की शुरुआत में उन्होंने इंग्लिश में लिखा था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी नेटिव लैंग्वेज में लिखना शुरू किया। उनकी नेटिव लैंग्वेज जो थी वो जिकुयू थी, उसमें उन्होंने लिखना शुरू किया। उनका मानना था कि जो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी है उसका असली बेस अपनी भाषा में होता है, तो अगर वो उनकी भाषा खो जाए तो वो मानते थे कि कल्चर भी धीरे धीरे खो जाता है। तो 1970 में क्या हुआ कि उन्होंने एक पॉलिटिकल प्ले किया, नागा हिका नदिंदा, मतलब इंग्लिश में हम बताएं तो आई विल मैरी व्हेन आई वांट इसको कहते हैं, जो उन्होंने नगुंगी वा मिरी के साथ मिलकर लिखा था। तो कीनिया की सरकार को इतनी कंट्रोवर्शियल लगा ये प्ले कि उन्हें जेल में डाल दिया गया इस प्ले को करने की वजह से। ये प्ले जो था वो कॉलोनियल लेगेसी, करप्शन और इनइक्वालिटी को ओपनली क्रिटिसाइज करता था। कीनिया जो थी एक समय पर ना ब्रिटिश कॉलोनी थी। 1952 से लेकर 1960 के बीच में माओ माओ रिबेलियन हुआ, जो कीनिया के फ्रीडम स्ट्रगल का सबसे वायलेंट फेज माना जाता है। तो इस रिबेलियन में क्या हुआ कि मेनली की कुयू कम्युनिटी ने ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ आर्मेड रेजिस्टेंस किया। तो नगुगी वा थियोंग की कुछ राइटिंग का बैकग्राउंड जो है इसी स्ट्रगल पर बेस्ड है। तो उन्होंने 1963 के इंडिपेंडेंस जिसे कीनिया में उहुरू कहा जाता है, तो उसके आसपास के पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस को अपनी कहानियों में उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया। मतलब लिखा हुआ उनका जो फिक्शन है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरह काम करता है। इन सिंपल लैंग्वेज अगर हम कहें तो अगर हमें कीनिया से रिलेटेड कोई हिस्ट्री एक्सप्लोर करनी है तो हम उनकी जो फिक्शन है उनकी फिक्शन को उठाकर रीड करके एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि नगुगी ना लिटरेचर को सिर्फ एक आर्ट के तौर पर नहीं देखते थे। वो कहते थे कि ये एक पॉलिटिकल वेपन भी है, मतलब एक ऐसा पावरफुल टूल है जो सोसाइटी में अवेयरनेस ला सकता है। मतलब वो अपने राइटिंग के थ्रू लोगों की सोच और पॉलिटिक्स को बदलना चाहते थे कि लोग उनकी लिखी हुई बातों को पढ़कर अवेयर हो जाएं। तो इसी तरह उन्होंने एक ग्रेन ऑफ वीट जो लिखी, उसमें उन्होंने जो मेन उनका फोकस था वो लीडर्स पर अपना फोकस मेन नहीं रखा, बल्कि ऑर्डिनरी जो लोग हैं उन पर उन्होंने अपनी स्पॉटलाइट को रखा। वो लोग जो शायद डायरेक्टली फ्रीडम फाइटर नहीं थे, लेकिन कॉलोनियल ऑपरेशन, बेट्रियल और पॉलिटिकल मूवमेंट के बीच में अपनी लाइफ को जीने की कोशिश कर रहे थे, उन पर उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। अपनी राइटिंग के थ्रू उन्होंने बदलना चाहा पॉलिटिक्स को और लोगों को। इस नोवेल का ना एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि इसका नैरेटिव स्टाइल अफ्रीकन नोवेल में अक्सर नॉन लिनियर स्टोरी टेलिंग होता है। नॉन लिनियर का क्या मतलब होता है कि स्टोरी जो है स्ट्रेट ऑर्डर में नहीं चलती। इसमें कहानी बीच में से स्टार्ट हो सकती है, फिर पास्ट में जंप हो सकती है, फिर प्रेजेंट में वापस आ सकती है या फ्यूचर का हिंट दे सकती है। मतलब कोई भी स्टोरी है ना जो कंटिन्यू नहीं चलेगी। तो जिसमें इवेंट टाइम के सीक्वेंस में नहीं बल्कि अलग अलग पर्सपेक्टिव के थ्रू आते हैं, कभी कौन सा सीन आ गया कभी कौन सा सीन आ गया। तो मल्टीपल नरेटर्स होते हैं जो अपनी आवाज से एक कहानी के अलग लेयर्स को रिवील करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्टाइल रहता है ना अफ्रीकन ओरल स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन से डीपली इन्फ्लुएंस्ड है। तो जहाँ कहानी जो सिर्फ एक नरेटर से नहीं बल्कि कम्युनिटी के कलेक्टिव मेमोरी से बनती है। मतलब अ ग्रेन ऑफ वीट का एग्जांपल ले लें तो इसमें फ्लैशबैक, शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव और लोकल जो स्टोरी टेलिंग का टोन है ना वो सब मिक्स है। रीडर को एक इमर्सिव एक्सपीरियंस देता है कि कभी कौन सा सीन है कभी कौन सा सीन है, कभी जो कोयू का सीन ऑन हो जाता है कभी मुगो का, तो आगे हम देखेंगे वो सब। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे आप हिस्टोरिकल इवेंट सिर्फ देख नहीं रहे हो, ऐसा लगता है कि बल्कि किसी और के पर्सपेक्टिव से उसको फील कर रहे हो। तो जैसे हम एक बार एनालिसिस कर लेते हैं इसके मेन कैरेक्टर्स का, उसके बाद हम समरी को देखेंगे। इसमें एक कैरेक्टर है मुगो, जो एक अकेला और सीक्रेटिव आदमी है, तो जिसका हिडन पास्ट जो वह पूरे प्लॉट का सेंटर बन जाता है। मतलब उसका कोई पास्ट है, वो
प्लॉट का मेन पार्ट बन जाता है बाद में। तो गाँव के जो लोग हैं ना वहाँ पर, तो उसे हीरो मानते हैं। तो लेकिन जो कहानी बाद में एंड में अनफोल्ड होती है, उसके साथ उसके राज का भी पता चल जाता है कि उसने क्या राज छुपाया हुआ था। तो किहिका है जो एक पैशनेट माओ माओ रेबल लीडर है। माओ माओ लीडर का मतलब है कि एक ऐसा संगठन होगा, मतलब उस टाइम पर जो आज़ादी दिलाने के लिए बनाया होगा किहिका ने। मतलब उस फिर संगठन का लीडर बन गया, लोगों को लीड कर रहा है, जो अपने लोगों की आज़ादी के लिए लड़ता है। लेकिन एक मूगो इसको धोखा दे देता है और जिसकी वजह से वो ब्रिटिश फोर्स के साथ लग जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, जो कहानी का एक इमोशनल टर्निंग पॉइंट बन जाता है। और मैं आपको बता दूं कि किहिका और मूगो जो है वो बेस्ट फ्रेंड्स थे। बाद में वो किसी वजह से मूगो ने उसे बेट्रे किया होगा। नेक्स्ट हम जिकिन्यो जो है एक कारपेंटर, जो माओ माओ मूवमेंट में वो भी एक मेंबर है उसी संगठन का। तो उसमें शामिल था, लेकिन बाद में पकड़कर उसे डिटेंशन कैंप में भेज दिया गया। डिटेंशन कैंप एक तरह की जेल होती है जहाँ पर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है लोगों से, किसी भी लीडर के मेंबर्स होते हैं जो उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है कि उनकी अ, संगठन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसके बाद मुंबी जो जिकोनियो की वाइफ एक स्ट्रॉन्ग और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर की, उसका रोल सिर्फ एक लव इंटरेस्ट का नहीं है बल्कि वार और पर्सनल चॉइस के बीच में वो फंसी हुई है, एक वुमेन का रिप्रेजेंटेशन करती है। तो आगे हम समरी को देखते हैं। तो ये जो कहानी है ना एक छोटे से गांव में सेट है। उहुरू डे यानी कि इंडिपेंडेंस डे को वो सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो उससे कुछ दिन पहले की कहानी है। पूरा जो गांव है सेलिब्रेशन की तैयारी में बिजी है। तो लेकिन क्या होता है कि इस फेस्टिवल एटमॉस्फेयर के बीच में कॉलोनियल पीरियड के दर्द, बेट्रियल छुपे होते हैं। कुछ सीक्रेट्स हैं, जैसे कि मैंने बताया था मुंगो के कुछ सीक्रेट्स हैं जो अनफोल्ड होंगे। तो माओ माओ रिबेलियन का अक्सर अभी जो माओ माओ रिबेलियन है उसका जो असर है अभी भी लोगों के दिलों में हमें देखने को मिलेगा। तो कुछ लोग इस स्ट्रगल में हीरो बन के चुके थे, कुछ लोग जो थे कोलैबोरेटर थे माओ माओ के, जो ब्रिटिश के साथ मिल गए, और कुछ लोग अपने पास्ट के गिल्ट के बीच में जी रहे थे। ठीक है, तो ये जो पर्सनल कहानियां और पॉलिटिकल हिस्ट्री थी एक दूसरे में घुल मिल जाती है, वो आगे हम देखेंगे कैसे कैसे होता है। तो जिसे नोवेल एक डीपली लेयर्ड पोर्ट्री बन जाती है पोस्ट कॉलोनियल कीनिया का। तो क्या होता है ना, गांव वाले जो है माओ माओ रिबेल लीडर की हिका की याद में ना एक स्पेशल इवेंट रखते हैं। लेकिन कोलैबोरेशन के पीछे एक सवाल है कि किहिका को ब्रिटिश के हाथ किसने बेट्रे किया, किहिका के बारे में किसने बताया, उसके हाइडआउट्स को किसने ब्रिटिश को जाके बता दिया। तो मुगो के बारे में गांव में एक र्यूमर है कि वो बहुत ब्रेव है और वो ही है जिसने ब्रिटिश के अगेंस्ट जाकर कीनिया के फ्रीडम स्ट्रगल में मदद की थी। तो उसकी इस अच्छी इमेज के जाते लोग उसे ना उहुरू डे यानी कि इंडिपेंडेंस डे पर स्पीच देने के लिए कहते हैं कि आकर कुछ स्पीच दे। हो सकता है कि इसे किहिका के बारे में कुछ पता हो। लेकिन मुगो जो है उसका ना एक अपना डार्क पास्ट था। एक वक्त था जब मुगो और जो किहिका, जैसे मैंने कहा था कि बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड्स थे। तो मुगो जो है ब्रिटिश अथॉरिटी के पास जाकर किहिका के हाइडआउट्स का राज बता देता है। हाइडआउट्स क्या होते हैं? ऐसी जगह जहाँ किहिका छुपा होगा, जिसे जंगल में या फिर कुछ सीक्रेट मीटिंग स्पॉट होंगे जो मुगो को पता थे, क्योंकि एज अ बेस्ट फ्रेंड उसको पता होने थे। तो वो जाके उसने ब्रिटिश एम्पायर को बता दिए। तो ब्रिटिश सोल्जर जो है वो किहिका को पकड़ लेते हैं और फिर उसकी पब्लिक एग्जीक्यूशन कर दी जाती है। मतलब पब्लिकली उसको मार दिया जाता है, मतलब सभी गांव वालों के सामने किहिका को मार दिया। और उस दिन से मुगो ने ये जो बेट्रियल अपने दिल के अंदर छुपा रखा था, मतलब कि उसे पता था कि मेरी वजह से मुगो मरा है, और इस गिल्ट में रहने लगा कि क्योंकि मुगो का किहिका को धोखा देने के पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं था। मुगो ने ब्रिटिश को किहिका के हाइडआउट का पता सेल्फ प्रेजर्वेशन के लिए दिया था। मतलब कि वो अपने ऊपर से सस्पिशियस हटाना चाहता था कि मेरे ऊपर किसी का शक ना आए, क्योंकि मुगो थोड़ा कमजोर दिल वाला बंदा था, लेकिन उसे सभी हीरो मानते थे। तो कमजोर दिल वाला बंदा था और शांति से बिना किसी लड़ाई झगड़े के वो अपनी लाइफ को जीना चाहता था। तो उसने सोचा होगा कि ब्रिटिश उसे जेल में डाल देंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या ही करेंगे, तो उसे पनिश करेंगे थोड़ा बहुत, बाद में छोड़ देंगे। लेकिन शायद उसने ये इमेजिन नहीं किया था कि ब्रिटिश एम्पायर जो है, ब्रिटिश सोल्जर्स जो हैं, वो उसे पब्लिक एग्जीक्यूशन जैसा एक्सट्रीम स्टेप लेंगे।
तो इसलिए क्या होता है कि जब किहिका की पब्लिक हैंगिंग हुई तो मुगो के अंदर ना गिल्ट और ज़्यादा गहरा हो गया, क्योंकि अब उसने उसे रियलाइज़ हो गया कि उसने जो काम किया उसके एक एक्ट ने एक इंसान की जो ज़िंदगी ले ली है। सो उहुरु डे पर माओ माओ के जो लोगों ने मुगो को स्पीच देने के लिए एग्ज़िस्ट किया, तो सबको ये था कि मुगो और किहिका अच्छे दोस्त थे, तो शायद इसे कुछ किहिका के बारे में पता हो कि किसने किहिका के बारे में ब्रिटिश के लोगों को जाकर बताया, अदरवाइज़ ब्रिटिश के लोगों को कैसे पता लगा कि उसके हाइडआउट्स क्या हैं, वो कहाँ पर रहता है, कहाँ पर छुप सकता है। तो लेकिन जैसे अभी मैंने बताया कि मूगो का मोटिव किहिका की जान लेना तो बिल्कुल नहीं था। तो वो बस अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता था, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में उसकी जान चली गई किहिका की। तो उसके बाद क्या होता है कि अब उसकी वजह से वो जब मर गया है तो वो उसका दोस्त चला गया उसकी वजह से, गिल्ट तो होना ही था उसको। तो अब स्पीच देने गया वो, पर वो सोच रहा था कि सच बोलकर अपने आप को एक्सपोज़ करे या फिर छुपकर अपनी हीरो बनने की जो इमेज है लोगों के सामने, हीरो की इमेज जो उसकी बनी हुई है, या फिर उसको कायम रखे। ये सब सोचते-सोचते ना मुगो स्टेज पर चला जाता है। सब सोच रहे होते हैं कि वो एक पैशनेट हीरोइक स्पीच देगा, लेकिन मुगो जो है ना वो अपनी पहली ही लाइन में सबको शो कर देता है। मतलब वो एक डीप ब्रीथ लेता है और खुद अपना क्राइम जो है कन्फेस करता है, कहता है कि किहिका को ब्रिटिश के हाथों मैंने ही दिया था। तो जो पूरा क्राउड है एकदम से साइलेंट हो जाता है उस टाइम पर। मुगो की जो कन्फेशन के तुरंत बाद पुलिस आगे बढ़कर उसे ले जाती है और गाँव वाले चुप खड़े रहते हैं, हम देखते रहते हैं कि ना तालियाँ बजती हैं, ना शोर होते हैं, सिर्फ मतलब मन में एक गहरा साइलेंस होता है कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे और इसने ऐसा क्यों किया? तो किसी को ये नहीं पता कि इसने ऐसा क्यों किया, सिर्फ़ उसे पता है कि मैंने सेल्फ प्रिज़र्वेशन के लिए किया, और जो उसका गिल्ट था मेबी उसे जेल जाने के बाद उसका वो गिल्ट कम हो गया हो। तो वैसे तो स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर हैं वो किहिका और मुगो ही हैं, लेकिन क्या होता है कि इसके साथ-साथ जिकोनियो और मुम्बी की जो एक स्टोरी है वो भी साथ-साथ चलती है। क्योंकि जिकोनियो भी जो माओ माओ रिबल का एक मेंबर रह चुका था और इवन बहुत सारे मेंबर्स थे इसमें। तो इसमें तो ब्रिटिश के बंदे डिटेंशन कैंप में ले गए, जिकोनियो को ब्रिटिश के जो सोल्जर्स थे वो डिटेंशन कैंप में ले गए, पकड़ा गया था वो भी। तो डिटेंशन कैंप होता है, जैसे मैंने पहले बताया, एक तरह की जेल होती है। तो जब जिकोनियो डिटेंशन कैंप में था तो मुम्बी अपने घर में अकेली रह गई थी उस टाइम पर। तो इस वक़्त क्या होता है कि एक ब्रिटिश कोलैबोरेटर आता है, ब्रिटिश का बंदा आता है, क्रांज़ा उसके करीब। तो कॉलोनियल रोल की टेंशन और लोनलाइनेस के बीच में एक इमोशनल मोमेंट उन दोनों के बीच में क्रिएट हो जाता है, मुम्बी और क्रांज़ा के बीच में, तो वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो क्या होता है कि जब चिकोनियो है फाइनली रिलीज़ होकर वापस आता है अपने घर, उसे इस बात का पता चलता है। वो मुम्बी से इमोशनली दूर हो जाता है इस वजह से। तो उनके बीच का जो रिश्ता है वो सिर्फ़ एक पर्सनल अंडरस्टैंडिंग का वो शिकार हो जाता है। तो इस सब प्लॉट में ये दिखाया गया है कि वार और कॉलोनियल ऑपरेशन जो होते हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं होते, बल्कि लोगों के पर्सनल और इमोशनल रिलेशनशिप को भी वो खराब कर देते हैं। तो इनकी जो स्टोरी है वैसे तो साथ साथ ही चलती है, मैंने इसलिए अलग से बताई क्योंकि अगर मिक्सअप करती तो कुछ भी आपको समझ नहीं आना था, ना तो आपको मम्मी और उसकी किहिका की कहानी समझ आनी थी, ना जिकोनी और इसकी कहानी समझ आनी थी, इसलिए दोनों को मैंने अलग से बताया। वैसे कहानी का जो एंड होता है वो मुम्बी के कन्फेशन पर ही होता है। जिकोनियो और इसकी मुम्बी की जो कहानी है वो साथ-साथ चलती है। मुगो जब कन्फेस कर लेता है अपना क्राइम, तो वहाँ पर कहा ये जो स्टोरी है, नॉवल जो है, ये एंड हो जाती है। यहीं से जो मेजर थीम है नॉवल की वो सामने आती है। पहली जो थीम वो गिल्ट और रिडेम्पशन की है। मुगो का गिल्ट जो उसकी आइडेंटिटी का एक हिस्सा बन गया था, और उसका कन्फेशन जो उसकी एक अटेम्प्ट थी अपने आप को रिडीम करने की, उसने कन्फेस कर दिया, उसने सोचा कि वो गिल्ट से बाहर आ चुका है। तो दूसरी थीम है इसमें बेट्रेयल और ट्रस्ट की, जिकोनियो और मुम्बी की थीम। जिकोनियो और मुम्बी का कंसेप्ट, कॉलोनियल स्ट्रगल ने लोगों के बीच के जो ट्रस्ट को वो तोड़ दिया था, और अपने और दूसरे के बीच में हमेशा एक डाउट उनमें रह गया, जो कहानी में हर रिलेशनशिप में दिखाया जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो MEG08 का ब्लॉग 2। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग फ्रेंड्स।